साथियों आदाब। कुछ नए लोग अब इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और पुराने साथी भी हैं। पर मैं पिछले एक दो दिन से देख रहा हूँ कि ये डिस्कशन कहीं रुक गया है। हो सकता है कि रेनेसां क्या है, ये सवाल जो नए लोग जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से हमारे पुराने जो साथी हैं उनके लिए भी शायद इसकी जो एम्बिग्यूटी है वो एक वजह बनी होगी, पता नहीं मुझे। तो मैं रेनेसां के एक सोच के बारे में पहले एक फ्रेमवर्क आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ताकि मैंने जो पोस्ट डाली है वो भी रिलेवेंट बन जाए। यानी मैंने पहले जो एक अभी यूट्यूब के ज़रिए एक पोस्ट जो डाली है उसको कोई रिएक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि ये मेरे पोस्ट के बाद में उसको समझने में भी आसानी हो जाए। खैर, तो देखिए, हमारे मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ऐसा हो गया है कि रिलीजियस यानी मजहबी सोच और विज्ञान या तो ह्यूमन साइंस की जो सोच है ये ये इसमें एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन आया हुआ है। और इस असंतुलन की वजह से मुसलमान समाज की मेंटालिटी, दुनिया की तरफ उसका देखने का नज़रिया और आज के समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलने में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हुआ है इसलिए कि ये इम्बैलेंस जो आया इसकी वजह एक मजहबी सोच को आगे बढ़ाने में हमने कहीं ना कहीं ये ह्यूमन साइंस की तरफ नज़रअंदाज हमने किया। और इसकी इस इसका असर ये हुआ कि हम लोग ज़्यादा इमोशनल बन गए, रिएक्टिव बन गए, किसी बात पर अड़े रहने लगे और नए खुलापन हमारे अंदर नहीं रहने की वजह से नए सोच को अपनाने में दिक्कतें आने लगी। हम या तो फॉलोअर बन गए या तो एनिमी बन गए किसी के, और इसका समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे अंदर रैशनैलिटी यानी विवेकता या तो बुद्धिवाद और साइंटिफिक एटीट्यूड यानी एक वैज्ञानिक दृष्टि हमारे अंदर से कम हुई। नतीजा ये हुआ कि हम लोग इसको महसूस भी करने लगे कि हमारे समाज के अंदर जो पिछड़ापन आया हुआ है, हम लोग हर सेक्शन में कमज़ोर हुए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में मुस्लिम समाज एक क्राइसिस में, एक संकट में, महासंकट में आया हुआ है। लेकिन फिर से चूंकि हमारे अंदर वो बैलेंस ख़त्म हुआ है, हमने जवाब ये दिया कि फिर से एक बार हमारी जो वैभवशाली परंपरा है, हमारी हिस्ट्री जो है, हमारा इतिहास जो है, उससे हम लोग हट गए, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो फिर से वो हिस्ट्री को रिक्रिएट करेंगे, यानी फिर से वो वैभवशाली इतिहास को हम अलग दोहराएंगे तो फिर से वो समाज बना सकते हैं। लेकिन देखिए, दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। आज की 21वीं सदी ये साइंस और टेक्नोलॉजी पर चलने वाली एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसलिए इस तरह की कोशिश को कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो आज के इस सवाल को हम लोग देखते हैं इस तरह से हैं, हमारा अब रेनेसां की मैं बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों के अंदर जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, इसकी वजह असल में इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी या बैंक्रप्सी यानी हमारी सोच के अंदर एक जो पिछड़ापन आ गया, उसकी वजह से हमारे अंदर गुर्बत तो बढ़ी और बढ़ते जा रही है।
तो इसका जवाब सिर्फ हम वो वैभवशाली इतिहास की बात ना करते हुए ये ह्यूमन साइंस ने साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो नया समाज बनाया है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करना पड़ेगा, उसे अपनाने की कोशिश करना पड़ेगा। इसको मोटा मोटी तौर पर हम लोग कहते हैं कि मुसलमानों को अब एक नॉलेज सोसाइटी बनाना ज़रूरी है। यानी हमारा कहना ऐसा है कि मुस्लिम समाज को नॉलेज सोसाइटी में बदल देना ये उसका जवाब है। तो हमारे सामने फिर ये सवाल आ जाता है कि नॉलेज सोसाइटी कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका क्या है। तो हमने इसके लिए कहा है कि पहली बात ऐसा है कि ये बैलेंस जो गया है इस बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा। पहली बात, मजहबी सोच और दुनियाई सोच के अंदर एक बैलेंस लाना पड़ेगा। उसके लिए सोच में तब्दीली ये एक मुद्दा है नॉलेज सोसाइटी की तरफ जाने का। और दूसरा ऐसा है कि हर समाज में एक मिडिल क्लास, एक बुद्धिजीवी इलाइट क्लास लगता है, वो इंजन की तरह काम करता है। उसकी हमारे समाज में कमी है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका यानी 90% से ज़्यादा बड़ा तबका ये बुद्धिवादी सोच से भी दूर है, साइंटिफिक सोच से भी दूर है, आज के इल्म से भी दूर है। लेकिन इस तबके को भी 21वीं सदी में ले जाना पड़ेगा। हमारे अंदर सिर्फ वो इलाइट क्लास, मिडिल क्लास बनाने से मुस्लिम समाज का वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना मुश्किल है। इसलिए हम लोग एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अगर लाना है तो इसके लिए हमने 2 इंस्टीट्यूट की बात की है। सिर्फ स्कूलों की, यूनिवर्सिटी की हमने बात नहीं की। हमने कहा कि ट्विन सोसाइटी, ट्विन इंस्टीट्यूशंस यानी 2 इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे को मदद करने वाली, और हम लोग जो नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं उसकी तरफ ले जाने वाली ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक हम लोग कहते हैं उसको सेंटर फॉर रेनेसां, एक इंस्टीट्यूट है, एक समाज की लैबोरेटरी है। R&D आप जानते हैं कि एक रिसर्च और डेवलपमेंट की किसी भी समाज को आज इंडस्ट्री समाज में ज़रूरी है। उसके बिना आप ना इकोनॉमी में कुछ कर सकते हैं, ना किसी समाज की एक्टिविटी में आप कुछ कर सकते हैं। तो एक तरह से सेंटर फॉर रेनेसां एक सोशल लैबोरेटरी है जहाँ पे समाज, पूरे समाज को बदलाव की एक रिसर्च भी चलेगी और उसको अमल में लाने की एक कोशिश भी चलेगी। वो फिर एजुकेशन की फील्ड में होगी, हेल्थ के फील्ड में होगी, इकोनॉमिक फील्ड में होगी, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में होगी। यानी समाज के अलग अलग अंगों में इस तरह से बदलाव इंटीग्रेटेड तरीके से अगर हम लोग नहीं लाएंगे तो वो बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगा। ये बैलेंस डेवलपमेंट और पूरे समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए हम लोग सेंटर फॉर रेनेसां की बात कर रहे हैं। और ये सेंटर फॉर रेनेसां के बिना मुझे लगता है कि किसी बदलाव की बात को सोचना नामुमकिन है। और दूसरी बात ऐसा है कि चूंकि जिस तरह से एक समाज आगे बढ़ चुका है साइंस और टेक्नोलॉजी और सारे ह्यूमन साइंसेस को लेके, उसके अंदर जो रिसर्च हुआ है, जो नॉलेज इकट्ठा हुआ है, तो उसको लाने के लिए हमारे समाज में एक फीडबैक की ज़रूरत है सेंटर फॉर रेनेसां को। इसलिए हम लोग यूनिवर्सिटी की भी बात भी उतने ही ज़ोर से और अहमियत से करते हैं। आप सिर्फ सेंटर फॉर रेनेसां बनाएंगे और यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सेंटर फॉर रेनेसां को फीडबैक जो है या आगे चलने के लिए दिशा भी जो है वो यूनिवर्सिटी से मिलने वाली है। इसलिए दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशन बनाना हम पर लाजमी है, कंपलसरी है, इससे हट नहीं सकते। तो हमारा सॉल्यूशन, अब मैं बोल रहा हूँ कि पावर्टी ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है, गुर्बत, गरीबी ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है, लेकिन इंटेलेक्चुअल पावर्टी और बैंकरप्सी ये असल मुद्दा है। इसको निकालना ज़रूरी है। मॉडर्निटी को, साइंटिफिसिटी को, रैशनलिज्म को अपनाना ज़रूरी है और इनको बदलाव में लाने वाले प्रोफेशनल तरीके
इंस्टीट्यूशंस आपको बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, समझ लो। आप जो इंस्टीट्यूट बनाएंगे वो आने वाले सदियों को समाज को उभरते रहेंगी, समाज को बहुत देते रहेंगी। इसके बिना हम लोग पीछे पीछे ढकले जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अब हमारी है कि हम 2 इंस्टीट्यूट को बनाएं। तो पहला एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल हम लोग कोल्हापुर में खड़ा कर रहे हैं, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए है। उस मॉडल को, उसके पायलट प्रोजेक्ट को पूरा करना हमारी पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारे ये जो हम लोग अब ये ग्रुप चला रहे हैं, ये ग्रुप का मकसद ये है कि ये मॉडल नोडल पहला पायलट प्रोजेक्ट खड़ा करना हमारी जिम्मा है। इसके लिए सोच बनाना, इसके लिए काफ़ी चीज़ें लगेंगी, यानी वो सारी तफसील की बात है, मैं सारी चीज़ें यहाँ बता नहीं पाऊँगा। लेकिन अब इसके अंदर जो जुड़ रहे हैं उनकी सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह से इसको लगने वाला पैसा, इसको लगने वाला इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, ये दोनों लगेंगे। यहाँ पे खड़ा करना, उसका नेटवर्क बनाना और पहला ये सेंटर इस्टेब्लिश करना, ये सबसे बड़ा हमारा जिम्मा है। तो मैं इस चीज़ को ही पकड़ के उसके सारे डिटेल्स को आगे रखने की कोशिश करूँगा। इस फ्रेमवर्क को आप दिमाग में रखेंगे तो मुझे लगता है कि सेंटर फॉर रेनेसां की ये आइडिया आपको समझ में आएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।